नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मंगलौर उपचुनाव के चलते। आज मंगलौर के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन अपना नामांकन अब कल करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने मंगलौर रुड़की हाईवे पर स्थित एक होटल में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे। अभी मैंने दमखम के साथ लश्कर वाली बात मेरे साथ नहीं है। मैं साथी के साथ एक या दो गाड़ियों के साथ ही मैंने आज तक नॉमिनेशन फाइल किया है। ये सिर्फ हमारी पार्टी के प्रदेश स्तर के जितनी लीडरशिप है वो यहाँ मौजूद होगी, हमारे जिला स्तर के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ मौजूद होंगे, ताकि आने वाले चुनाव की एक हम रणनीति बना सकें। और वो रणनीति बनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रदेश लीडरशिप का जो एक आशीर्वाद, बड़ों का, जिले के हमारे बड़े हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए बैठक आज बुलाई। देखिए, ये चुनाव क्योंकि अभी आपने देखा कि लोकसभा में एक आवाज थी इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। दो चुनाव हो रहे हैं, या तो बीजेपी के समर्थन में या बीजेपी के खिलाफ। तो जो खिलाफ वाले हैं वो इंडिया गठबंधन में है, वो जो समर्थक हैं वो एनडीए गठबंधन में। तो आज जो यहाँ चुनाव उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में ये तो एक तरफा चुनाव है, क्योंकि यहाँ पहले जो मरहूम सरवत करीम अंसारी जी हैं वो बसपा से लड़े थे यहाँ पे, और आज यहाँ चुनाव भाजपा से हो रहा है। तो यहाँ चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। बसपा तो गुजरा जमाना हो गया है। तो काजी निजामुद्दीन कल अपना नामांकन करेंगे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास चौहान हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कल नामांकन करेंगे काजी निजामुद्दीन और उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी जोर शोर पर है और आज मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के कौन कौन से नेता मौजूद थे और इस मीटिंग में क्या कुछ चर्चा हुई, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मंगलौर उपचुनाव को लेकर जिस तरह से काजी निजामुद्दीन का जो नाम है वो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की तरफ से एक बढ़त यहाँ पर मिलती हुई उनके नाम पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज हुई बैठक में हरीश रावत, करण मेहरा और जो तमाम विधायक हैं, जो हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के जो विधायक हैं वो यहाँ पर बैठक में शामिल रहे। कह सकते हैं कि जिस तरह से सहारनपुर से भी जो सांसद अभी चुन के आए हैं वो भी इस बैठक में यहाँ पर शामिल हुए थे। तो पूरी तैयारी के साथ कांग्रेस इस चुनाव में जा रही है। हालांकि जिस तरह से अगर पूरी समीकरणों की बात करें तो काजी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं ऊपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके जो पुश्तैनी जो परिवार है भी मंगलौर से विधायक रहे हैं, वो खुद भी एक बार विधायक यहाँ पर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो सीधा सीधा जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा से जिस तरह से भाजपा जो नया नाम लेके आई है यहाँ पर, तो कह सकते हैं जो हालांकि वहाँ पे भी एक बात यहाँ पर निकल के आई है, क्योंकि वो बाहरी और जो जिस तरह से उनका नाम हरियाणा से लेके आए हैं, तो यहाँ पर स्थानीय और बाहरी का जो मामला है वो यहाँ पर काफी दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि उसमें भी ऊपर यहाँ पर काजी दिखाई दे रहे हैं, तो कह सकते हैं उपचुनाव में पासा एक बार पलटता हुआ यहाँ पर कांग्रेस के पाले में दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन आने वाला समय समीकरण क्या रहेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। विकास, मंगलौर से काजी निजामुद्दीन के सामने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना, अब ये दोनों नेता जमीन पर उतर चुके हैं। दोनों पार्टियां जोर शोर लगा रही हैं, प्रचार प्रसार में भी लग गई हैं। जमीनी हकीकत क्या है? क्या ये लड़ाई कांटे की है या वन साइडेड दिखाई दे रही? देखिए, प्रथम जैसे करतार सिंह भड़ाना का जो जब से नाम फाइनल हुआ है तब से उनकी जो पार्टी है, अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा में भी कुछ खबर ऐसे दिखाई दिए थे कि बाहर से एक लेके आए हैं पैराशूट विधायक वहां पर उतारा गया है और प्रत्याशी के तौर पर। तो कह सकते हैं कि उसमें भी उनकी कहीं ना कहीं खिंचातानी यहाँ पर दिखाई दी। हालांकि जिस तरह से कांग्रेस के जो काजी हैं वो उनका नाम यहाँ पर काफी दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं कि पहली चरण में अगर हम बात करें, जिस तरह से अभी नामांकन होने बाकी है और पहले चरण में
प्रत्याशी का नाम, कांग्रेस प्रत्याशी का नाम बिल्कुल विकास, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। विकास, हमने लोकसभा चुनाव में देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वहां 5 की 5 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की। मोराल भी भारतीय जनता पार्टी का ऊपर है, जोश भी उनके कार्यकर्ताओं का हाई है। लेकिन अगर वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का यह कहना है कि हमने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है, तो मोराल उनका भी अप है। लेकिन क्या वो मोराल जो कांग्रेस को होना चाहिए, या एक तरीके से लोकसभा चुनाव और ये उपचुनाव में क्या अंतर इस वक्त जमीनी हकीकत पर, जमीन पर देखने को मिल रहा है? क्या लड़ाई सेम टू सेम वैसे ही जाने वाली है जैसे लोकसभा चुनाव में गई, या थोड़ी डिफरेंट होने वाली है लड़ाई? देखिए, अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो ऑल ओवर यहाँ पर हालांकि भाजपा जीती है, लेकिन जिस तरह से मंगलौर की बात करें वहाँ के समीकरण बहुत अलग हैं। वहाँ कांग्रेस अपना जो वर्चस्व है वो हमेशा से दिखाती रही है। यही हाल लोकसभा सीट पे भी यहाँ पर देखने को मिला था। अगर विशेष तौर पर मंगलौर विधानसभा सीट की बात करेंगे तो हालांकि बद्रीनाथ का समीकरण बिल्कुल अलग है, वहाँ की समीकरण बिल्कुल इस हरिद्वार से जो मंगलौर है उससे बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम हरिद्वार लोकसभा के मंगलौर विधानसभा सीट है उसकी बात करेंगे तो यहाँ पर जो कांग्रेस का वर्चस्व है, कांग्रेस के प्रत्याशी जो काजी निजामुद्दीन है, उनकी जो चाहने वाले ठीक है विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर दी है, जिसमें देश भर के 9 करोड़ 26 लाख से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ की सम्मान राशि सीधा उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर दी गई। इसमें उत्तराखंड के 7,71,567 लाभार्थी किसानों को 166 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित किए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17वीं किस्त उत्तराखंड के 7 लाख से अधिक किसानों को डिजिटली हस्तांतरित किया गया। किसान सम्मान निधि हस्तांतरण के वर्चुअल कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसानों ने भी पहुंचकर हिस्सा लिया। आपको यह बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर पहली केंद्रीय कैबिनेट में किसान सम्मान निधि के लिए हस्ताक्षर किए प्रधानमंत्री ने। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट में जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान सम्मान निधि को जारी करने का लिया। सबसे पहले किसी पत्रावली पर अगर उन्हें हस्ताक्षर किए तो किसान सम्मान निधि की थी। उन्होंने इसके बाद किसी पत्रावली पर हस्ताक्षर किए तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक लोगों को आवास देने की पत्रावली पर हस्ताक्षर किए। इस बात का प्रतीक है कि देश का प्रधानमंत्री अगर सोचता है तो हमारे अन्नदाता किसान के बारे में सोचता है, ग्रामीणों के बारे में सोचते हैं। तो ये विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का यह कहना है कि प्रदेश की दोनों विधानसभाओं के उपचुनाव में भाजपा ऐतिहासिक मतों के साथ जीत हासिल करेगी। साथ ही उनका यह भी कहना है कि भाजपा का संगठन काफी मजबूत है, उससे भाजपा प्रत्याशियों को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। सबसे खास बात यह है कि भाजपा लोकसभा चुनाव के नतीजे से काफी उत्साहित है। ऐसे में भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार भी किया है और यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी केवल बेबुनियादी बयान देती है, जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी का कोई भी संगठन नहीं। देखिए, विपक्ष तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाता रहता है और विपक्ष के जितने बयानवीर हैं वो पूरी लोकसभा चुनाव में गढ़वाल की, हमारे कुमाऊं की, प्रदेश की पांचों सीटों पर बड़े बड़े दावे कर रहे थे। उन सब दावे वीरों के दावे फेल हो गए हैं। उत्तराखंड की जनता ने बता दिया है कि देश की जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, विकास के काम जिस प्रकार से उत्तराखंड में हुए, पांचों की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम उत्तराखंड की जनता ने किया है। और कांग्रेस इस प्रकार के बयान देती रहती है। इन बयानवीरों को जरा देखना चाहिए।
तो प्रदेश की धामी सरकार द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। खासकर प्रदेश सरकार उत्तराखंड के ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने का काम कर रही है। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य और अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट ने जानकारी देते हुए ये बताया कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड के अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम कर रही है और आगामी दिनों में राज्य के कई अस्पतालों को अपग्रेड करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में जो पद खाली पड़े थे उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। साथ ही हमारा लक्ष्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाए। तो आने वाले दिनों में कई अस्पताल अपग्रेड किए जाएंगे। ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों पर फोकस किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है सरकार। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और त्वरित गति से उपलब्ध हों, सुलभता से उपलब्ध हों, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। जहां लगातार स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनका विस्तार किया जा रहा है और पिछले विगत दिनों में जो भी ऐसे हमारे रिक्त पद थे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, विशेषकर नर्सिंग के और एनएमओ के, इस प्रकार के जो अलग अलग से पद थे, ऐसे सारे पद भरने की प्रक्रिया शुरू की है। बड़ी मात्रा में ये पद भरे हुए हैं। अभी भी लगभग 1-2-2.5 हजार ऐसे नर्सिंग के पद शीघ्र भरे जाने हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां बीते रविवार को रायपुर के डोभाल चौक पर गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय निवासी और व्यक्ति के परिजनों ने 6 नंबर पुलिया के रास्तों को चारों तरफ से ब्लॉक कर आवाजाही को पूरी तरह ठप कर दिया। हालांकि इस पूरे प्रकरण में व्यक्ति के परिजन बेहद कम संख्या में मौजूद थे। एसएसपी अजय सिंह के अनुसार कुछ लोग इस विषय को एक मुद्दा बनाकर राजनीति की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद एसएसपी देहरादून ने यह अपील भी की है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप न देकर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें। देखिए, मामला सनसनीखेज था और लोगों की जनभावना में जुड़ते जिस तरह से फायरिंग की गई थी और इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है, 2 लोग इसमें सीरियसली इंजर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं सनसनीखेज मामला था, लोगों की जनभावनाएं जुड़ी थी। जो उनके परिजन हैं वो विश्वास में लिया गया, उनको सारी कार्रवाई से अवगत कराया गया और परिजनों को कहना है कि वो सिर्फ धरने में है, लेकिन कहीं रोड ब्लॉक और किसी जनमानस को और किसी को परेशान करने के लिए कहीं उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसमें जो लोग भी कर रहे हैं वो अन्य लोग राजनीतिक कारणों से बैठे हो सकते हैं, क्योंकि परिजनों द्वारा इसमें डायरेक्टली रोड ब्लॉक में कहीं भी भाग नहीं लिया जा रहा है। लेकिन एक जनभावना को देखते हुए पुलिस फोर्स को बताया गया, जो भी हमारी कार्रवाई है, जो भी विधि सम्मत हम कार्रवाई कर रहे हैं, जो गिरफ्तारी की डिमांड थी वो भी मुख्य अभियुक्त की हो चुकी है। जो षड्यंत्र में शामिल थे 4 लोग, आज वो टोटल अरेस्ट हो चुके हैं अंदर। तो मेरा मानना यह है कि जिस तरह से अपेक्षा थी उस हिसाब से पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करी है और इसमें आगे से जो भी साक्ष्य संकलन हो जाए, इसमें जो रिकवरी वेपन की है वो हो जाए और जो जिन्होंने अपराध किया उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसके लिए पुलिस। तो वहीं प्रदेश में अगले 6 महीने में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में कुल 10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी के मौके प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को मिलने जा रहा है। दरअसल प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने घोषणा करते हुए साफ कहा कि अभी 1500 नर्सिंग की भर्ती 1 हफ्ते में दी जाएगी और 400 से ज्यादा एएनएम की भर्ती, 3700 से ज्यादा प्राइमरी टीचरों की भर्ती, 1500 से ज्यादा एलटी टीचरों की भर्ती, 700 से ज्यादा हम लेक्चरर की भर्ती करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2500 चतुर्थ श्रेणी की भर्ती माध्यमिक शिक्षा में की जाएगी, 1500 वार्ड बॉय मेडिकल शिक्षा में रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग में बीआरसी और सीआरसी के माध्यम से लगभग 1500 नियुक्ति करने हम जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी लगभग 400 प्रोफेसरों की नियुक्ति हम कर चुके हैं और उन्हें तैनाती दी जा रही है।
तो कई विभागों में भर्ती निकलने जा रही है और बेरोजगार युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये घोषणा की है। प्राइमरी टीचर से लेकर लेक्चरार तक अब बेरोजगार युवा जो नौकरी की तलाश में है, उन सब के लिए धन सिंह रावत की तरफ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। देखिए, आज भी हमने बैठक की है। हम लोग अभी 1500 नर्सिंग की भर्ती एक हफ्ते में उसका टाइम टेबल दे रहे हैं और वर्षवार हो रही है। लगभग 400 से ज़्यादा एएनएम की भर्ती कर रहे हैं और 3700 से ज़्यादा हम प्राइमरी टीचरों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं। 1500 से ज़्यादा हम एलटी के टीचरों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं और 700 से ज़्यादा हम जो है लेक्चरर्स की नियुक्तियां करने जा रहे हैं। साथ ही हम 2500 चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति भी हम माध्यमिक शिक्षा में करने जा रहे हैं। 1500 वार्ड वाइज हम मेडिकल शिक्षा में रखने जा रहे हैं और इसके अतिरिक्त हम लोग बीआरसी और सीआरसी जो हमारे हैं वहाँ भी लगभग 1500 लोगों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं। तो लगभग इस 6 महीने में हम 10,000 लोगों की नियुक्तियां देने जा रहे हैं। तो काफ़ी यह है कि लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, लेकिन बुधवार से मौसम में बदलाव देखने को मिला। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए अगले 3 दिन में प्रदेश भर में अच्छी बारिश के संकेत दिए, जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। देखिए, 2 हफ्ते से उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी का सितम झेलना पड़ रहा है, लेकिन राहत की खबर पूरी जनमानस के लिए देखने को मिल रही है। आज से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों में बरसात भी हो रही है। भाई देहरादून की मैं बात करूं तो काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं। मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग ने 3 दिन का अलर्ट किया है, जिसमें देहरादून, पौड़ी और जो जितने ऊंचे इलाके हैं वहां पर बरसात देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों में भी जो हल्की बरसात है वो संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जिसके बाद जिस तरह की समस्या गर्मी से आम जनमानस को जूझनी पड़ रही थी, वो अब थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। देहरादून में काले बादल छाए हुए हैं। कई क्षेत्रों में हल्की बारिश अभी हो रही है। ऐसे में देखना होगा कि जो मौसम विभाग ने पूरा अनुमान किया है वो कितना सच साबित होगा। कैमरामैन के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने कई जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि 19 से 21 तारीख को राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में हल्की बारिश के साथ ही हवा चलने के भी आसार हैं। इसके साथ ही राज्य के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में हीट वेव के असर जारी रहेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे ही तापमान में गिरावट आएगी, इन क्षेत्रों में भी हीट वेव्स से लोगों को निजात मिलेगा। 20 तारीख को उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भी कहीं कहीं जो है हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 21-22 में भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं जो लाइट या मॉडरेट एक्टिविटी मिलने की संभावना है। तो 19-20 की बात करेंगे तो 19-20 में जो वर्षा है वो गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है और इसके साथ जो जक्कड़ चलने की संभावना है। तो इसमें जो वायु गति है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक मिलने की संभावना है। तो अभी तापमान की बात करें तो अभी उत्तराखंड में जो तापमान है, अधिकतम तापमान जो है अधिकांश स्थानों पे जो है सामान्य से अधिक चल रहे हैं और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है 6 से 9 डिग्री जो है नॉर्मल से ऊपर चल रहे हैं। तो भीषण गर्मी से जल्द ही निजात मिल सकती है मौसम विभाग के द्वारा अकॉर्डिंग। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। 20 तारीख को उत्तराखंड